हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गौरव सर आप लोगों को यानी कि मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर वालों को मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो मेनली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस रहने वाला है, और साथ में हम बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम कौन कौन सा रेफरेंस बुक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ आज के दौर में अगर हम बात करें तो केवल डिप्लोमा कंप्लीट कर लेने से नहीं आपका अच्छा मतलब बोल सकते हैं कि लाइफ आपका स्टेबल नहीं हो सकता। आपको क्या करना होगा, हर हाल में डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको एक अच्छे लेवल का आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना होगा। और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जितना भी पेपर आपको ब्रांच पेपर आपको मिलेगा वो थर्ड सेमेस्टर से लेकर आने वाले 6 सेमेस्टर तक वो सभी पेपर पे आपका कमांड बहुत ही अच्छे तरीके से होना जरूरी है बाबू। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक अच्छा कॉपी नोट्स होना भी बहुत जरूरी है। साथ साथ अच्छे कॉपी नोट्स के साथ साथ कुछ रेफरेंस बुक भी आपको पढ़ने का आदत डाल लेना चाहिए बाबू। तभी क्या होगा कि आपका जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप बैठोगे तो आपको एक बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्या करोगे बाबू, उसको क्वालिफाई कर लोगे। तो हम ये भी देखेंगे इस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और उसके साथ लास्ट यही बोलेंगे कि आपका जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट से हम कैसे अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सो चलिए आज हम लोग इंट्रोडक्टरी बात करते हैं, जिसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और क्या सिलेबस रहने वाला है बाबू। चलिए अब देखिए आपके सामने क्या है, आपके सामने एक बाइसिकल है। इस बाइसिकल से आप बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, क्योंकि चाइल्डहुड से हम और आप सभी लोग इस बाइसिकल को देखें और हम सभी लोग लगभग क्या करते हैं, इस बाइसिकल को क्या किया, चलाए भी हैं। मतलब क्या कि बाइसिकल अगर बात करें तो ये बाइसिकल एक तरीके से क्या ये क्या काम करते हैं बाबू। तो सबसे पहली बात कि ये तो एक जगह से दूसरी जगह अगर ह्यूमन बींग्स को कहीं ट्रेवल करना है या कोई लाइट ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट अगर हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस बाइसिकल का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बाइसिकल एक प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस क्या करे बाबू, दे सके। और अच्छा परफॉर्मेंस तभी देगा जब ये अच्छे तरीके से ये बनाया गया होगा और इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है और डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए मतलब कि जो मटेरियल का सिलेक्शन है वो अच्छे मटेरियल का सिलेक्शन होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि अच्छे मटेरियल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या हो सकता है, बाइसिकल अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो मतलब क्या कि अगर हम बात करें कि इस केस में बाइसिकल में, तो यहाँ पे देखिए जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिम कहते हैं। ये क्या बाबू आपका स्पोक्स है, ये क्या बाबू इसको फ्रेम बोलते हैं, ये क्या पैडल है, ये क्या होता है, चेन होता है। उसके बाद ये क्या टायर है, ये क्या सीट है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्या वो ब्रेक है, वो ब्रेक लीवर है। यहाँ पे क्या शूज ब्रेक बोला जाता है। तो बताइए कि ये सब डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ये डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है। तो ये कौन बतलाएगा कि कौन से कंपोनेंट किस मटेरियल का बना होना चाहिए, ये हमें कहां से आइडिया मिलेगा, ये हमें आइडिया मिलेगा जब इस सब्जेक्ट को पढ़ाई करेंगे मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग को। तो यहां से हमें क्या करेगा बाबू, आइडिया मिलेगा कि किस कंपोनेंट्स का कौन से सिलेक्शन ऑफ मटेरियल होना चाहिए, किस प्रोसेस से हम लोग बनावे, इसके बारे में हमें ज्ञान यहां से क्या मिलने वाला है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग से मिलने वाला है। अगर वही बात अगर हम बात करें तो देखिए क्या कि आपका अगर हम बात करें कि नेक्स्ट देखिए क्या कि इसी का बात करिए कि ये इससे भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। क्या है बाबू, ये आपका कोको कोला है। क्या बाबू, कोको कोला है, कोको कोला ही, लेकिन तीनों में देखिए कि जो पैकिंग है कोको कोला ये क्या है, अलग अलग। अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या बाबू, सेरेमिक्स मतलब क्या एक तरीके से ग्लास है बाबू। ऊपर में क्या एल्युमिनियम का कैप लगा हुआ है बाबू। उसके बाद ये क्या पूरे एल्युमिनियम में क्या वो स्टोर है। यहाँ अगर बात करें क्या प्लास्टिक मटेरियल में क्या वो स्टोर है। अब देखिए मार्केट में जाइएगा तो क्या है कि इसका प्राइस मतलब जो एल्युमिनियम वाले में है पूरा, इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इसका प्राइस मार्केट में ज्यादा है, मार्केट में क्या हो ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका प्राइस ज्यादा, उसका इसका
प्राइस ज्यादा है। मतलब मेनली क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एल्युमिनियम वाले पूरी तरह से कोका कोला जो पैक है तो इसका प्राइस मार्केट में क्या है बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ तो इसका विशेषता होगा, कुछ ना कुछ तो इसका इंपॉर्टेंस होगा, तभी तो मार्केट में इसका प्राइस ज्यादा। और हम और आप सभी लोग इसके लिए हम लोग उतना ज्यादा प्राइस क्या करते हैं, पे करते हैं कि नहीं करते। मतलब क्या कि इसमें क्या प्रॉपर्टी, इसमें क्या विशेषता है, इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलेगा, जब हम इस मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का पढ़ेंगे। जैसे में ये बना हुआ था किसका, वो एल्युमिनियम का बना हुआ था। किसका बना था, इसका जो स्टोरेज कंटेनर है किसका बना हुआ था, एल्युमिनियम का बना हुआ था। तो एल्युमिनियम का क्या विशेषता है, क्या है, ये सब के बारे में हमें क्या करना है, वो जानकारी कहां से मिलेगा, इस सब्जेक्ट को जब पढ़ाई करेंगे वहां से मिलेगा। अगर उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहां देखिए क्या कि ये देखिए आज के डेट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, मोटर व्हीकल क्या कर रहे हैं बाबू, यूज कर रहे हैं। और एक मोटर व्हीकल में बहुत सारे क्या होता है, पार्ट्स होता है, बहुत सारे क्या होता है, पार्ट्स होता है। जैसे ये सब डिफरेंट क्या पार्ट्स, एक मोटर व्हीकल में क्या होता है, टायर होता है, उसके बाद क्या होता है, रिम होता है, उसके बाद बोले क्या हम क्लच होता है, गियर होता है, ये सब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी होता है। तो ये तो मतलब क्या हर तरीके का हम लोग मटेरियल्स क्या करते हैं, एक मोटर व्हीकल में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स किस मटेरियल का बना होना चाहिए। ये हमें आइडिया कहां से मिलेगा, ये हमें आइडिया मिलेगा कहां से, जब इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट पढ़ाई करेंगे, वहां से हमें क्या करेगा बाबू, आइडिया मिलने वाला है। तो उसी तरीके से फिर अगर हम बात करें मतलब क्या कि यहां देखिए कि मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल हो, किसी मटेरियल का हम अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी भी मटेरियल का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम ये हमेशा चाहेंगे कि प्रोडक्ट अच्छे तरीके से क्या करे, वो परफॉर्मेंस दे। जिस पर्पस के लिए हम वो प्रोडक्ट बनाए हैं वो अच्छे तरीके से क्या करे, वो परफॉर्म करे। और जो परफॉर्मेंस होता है मतलब क्या, वो डिपेंड किस पे करता है, वो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी मतलब क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का बात करें, स्ट्रेंथ का बात करें, फटीग का बात करें, क्रिप का बात करें, हार्डनेस का बात करें, उसका डक्टिलिटी का बात करें। मतलब क्या कि हम प्रॉपर्टीज पे ही क्या डिपेंड करेगा, आपका परफॉर्मेंस में। प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे। मतलब क्या कि सेम कंपोजिशन का मटेरियल है, सेम कंपोजिशन का मटेरियल है, उसमें जो स्ट्रक्चर अगर अलग अलग है तो मतलब क्या उसका प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा बाबू, बदल जाएगा, प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर हम बात करें कास्ट आयरन होता है और एक क्या होता है, स्टील होता है। एक कास्ट आयरन है और एक क्या वो स्टील है। और अगर हम बात करें कि स्टील में ही अगर बात करें तो बहुत तरीके का अलग अलग उसमें स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, उसका प्रॉपर्टीज भी क्या जाता है बाबू, बदल जाता है। लेकिन कंपोजिशन लगभग क्या होता है बाबू, सेम ही होता है, थोड़ा सा कम ज्यादा होता है लेकिन लगभग कम। आयरन और क्या वो कार्बन का बात करते हैं। आयरन कार्बन के अलावा अगर हम बात करें तो किसी में निकल, क्रोमियम, वेनेडियम, ये सब एक्स्ट्रा एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं। तो हल्का फुल्का चेंज कर जाने से प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका चेंज हो जाता है। और प्रॉपर्टी चेंज होता है मतलब उसका परफॉर्मेंस रियल एप्लीकेशन में क्या होता है, चेंज। जैसे जितना भी मशीन का बात करें, वो लेथ मशीन ये सब कुछ का बात करें, उसका जो वेट होता है वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। क्यों, क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही क्या होता है, वो हाई होता है। लेकिन अगर हम बिल्डिंग का बात करें या कोई स्ट्रक्चर का बात करें जिसमें स्टील का हम लोग यूज करते हैं, सरिया को यूज करते हैं, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या हो, ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मतलब क्या है कि हल्का से उसमें स्ट्रक्चर चेंज कर जाने से क्या होता है, आपका प्रॉपर्टीज में क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या, उसका परफॉर्मेंस भी क्या कर जा रहा है, चेंज कर दे रहा है। अब बात यह है कि किसी मटेरियल के स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे चेंजेस ला सकते हैं। मतलब क्या कि प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट, क्या वो प्रोसेसिंग, कि हम उसको अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से हम किसी मटेरियल में क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि कोई मटेरियल सॉफ्ट है, कोई सॉफ्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट के हाई टेम्परेचर पे उसका वाटर में ले जाकर के हम क्यूचिंग कर दिए तो मटेरियल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि आपका प्रोसेसिंग का बात करें, प्रोसेसिंग किस पे, प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है बाबू, प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या, पहली बात अगर हम बात करें तो क्या कि यहां पे अगर हम बात करें कि यहां से देखिए कि आपका जो स्ट्रक्चर और ये जो प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर और जो प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बीच में जो रिलेशनशिप बतला रहा है, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बीच में जो रिलेशनशिप बतला रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो मटेरियल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मटेरियल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं,
मटेरियल साइंस कहते हैं। मतलब क्या है, केवल जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बीच में जो रिलेशनशिप बताते हैं उसको क्या कहते हैं, मटेरियल साइंस कहते हैं। इसको डिटेल में भी हम आगे बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कितने तरीके का होता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल, ये सब डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बात करें, डेट इज क्या, प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोसेसिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से लेकर पूरा जो होता है बाबू, इसको हम बोलते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग बोलते हैं। मतलब क्या, पूरा जो डिपेंड करे इसको क्या होता है, मटेरियल इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब क्या कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका ये जो सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो मेनली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है मटेरियल साइंस एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। मटेरियल साइंस एंड मटेरियल इंजीनियरिंग मतलब क्या कि आपको मटेरियल साइंस क्या बताता है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है। लेकिन मटेरियल इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें कुछ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर में चेंज करने से उसका प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा, और अगर प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा तो हम परफॉर्मेंस में क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। तो पूरे माध्यम को हम लोग क्या करते हैं, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम अपना रॉ मटेरियल को बोल सकते हैं मार्केट में वैल्यू भी क्या कर रहे हैं बाबू, बढ़ा रहे हैं। बोले ना अभी जो कोको कोला जो एल्युमिनियम वाले कैप में अधिक मिलता है मार्केट में, उसका प्राइस ज्यादा है किसके मुकाबले, ग्लास या हम प्लास्टिक बोतल के बाद, क्यों, उसमें मटेरियल इंजीनियरिंग ज्यादा किया हुआ है। तो मतलब क्या कि इसको मटेरियल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये मेनली मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग क्या डिफरेंस है, इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम में, तो वहां पे डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे बाबू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या सिलेबस रहने वाला है इसमें, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जो पढ़ना है बाबू मेनली वो क्या पढ़ना है, टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है बाबू, 5 यूनिट आपको पढ़ना है। पहला यूनिट क्या है बाबू, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स है। क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स है। सेकंड क्या है, फेरस मेटल्स एंड इट्स एलॉयज है। थर्ड क्या है आपका, नॉन फेरस मेटल एंड इट्स एलॉयज है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 क्या है, फेल्योर एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 जो है आपका क्रोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग है, क्रोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग है। अब एक एक यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 का, अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 में आपको क्या है बाबू, इसका यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स। मतलब क्या, बोलने का मतलब क्या कि कोई भी सॉलिड मटेरियल, मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है, वो सॉलिड मटेरियल पढ़ना है। क्या पढ़ना, सॉलिड मटेरियल पढ़ना है। तो सॉलिड मटेरियल में मेनली क्या कि आपका जानते हैं क्या कि अप्लाइड केमिस्ट्री तो सब पढ़ाई किए होंगे कि कोई भी मटेरियल से नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का बना हुआ रहता है। अब उस एटम्स का अरेंजमेंट क्या हो सकता है बाबू, अलग अलग हो सकता है। अब एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पे बाबू हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी सॉलिड मटेरियल है उसका देखने में स्ट्रक्चर क्या हो, हमको अलग अलग लगता है। कोई हमें क्यूबिक दिख सकता है देखने में, कोई हमें रोम्बोहेड्रल दिख सकता है, कोई हमें टेट्रागोनल दिख सकता है, अलग अलग शेप दिख सकता है। लेकिन मेनली हम लोगों को क्यूबिक जो शेप होता है उसके बारे में हमें क्या करना है, डिटेल में बात करना है। जैसे कि अगर हम बात करें कि देखिए क्या कि कोई एक क्या है कि कोई सॉलिड मटेरियल है। अब इस सॉलिड मटेरियल नंबर ऑफ एटम्स का बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि NaCl का बात करें, सोडियम क्लोराइड का बात करें, तो इसमें क्या है, एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। तो इसमें NaCl का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या कि आपका क्या है कि मेनली कि यहाँ पे एक ये जो बन रहा है जगह, देखिए क्या, इसको हम अगर बात करें कि ये बना, देखिए कि ये कैसा शेप दिख रहा है, ये हमें क्यूबिक दिख रहा है। ये हमें क्या दिख रहा है, क्यूबिक शेप दिख रहा है। मतलब क्या, ये स्मॉलेस्ट पार्ट इंटिटी है। ये क्या, स्मॉलेस्ट इंटिटी है। जो स्मॉलेस्ट इंटिटी है इसी को ना बोलते हैं यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल क्या होता है और हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अब यही यूनिट सेल क्या है, तीनों डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या करता है, रिपीट करता है। और इसी रिपीटेशन अगर तीनों डायरेक्शन में अगर यूनिट सेल रिपीटेशन हो रहा है तो इसको ना बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। मिले हम लोग क्यूबिक पढ़ना है। इसके क्यूबिक के अलावा बोले और भी शेप होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, रोम्बोहेड्रल होता है, टेट्रागोनल होता है, बहुत सारे शेप होता है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, मैकेनिकल वालों को पढ़ना मिली क्या, क्यूबिक शेप पढ़ना। अब क्यूब है, इसका मतलब जो एटम्स होगा कहां होगा, कॉर्नर्स पे होगा, यहाँ यहाँ यहाँ
यहाँ, यहाँ और क्या होगा, यहाँ होगा। तो ऐसे इसके आधार पे हमें क्या करना है कि अलग अलग क्यूबिक में हमें 3 पढ़ना है। एक पढ़ना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है बाबू, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है बाबू, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद हमें पढ़ना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये सब हमें क्या करना है डिटेल में आगे हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। मेनली अब ये समझिए क्या कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलने का मतलब ये होता है कि केवल जो आइटम जो अवेलेबल होता है कॉर्नर्स होता है। क्यूब के कहा होता है वो कॉर्नर्स पे अवेलेबल है। कितना कॉर्नर्स होता है वो 8 कॉर्नर्स। कितना होता है 8। तो ये कहलाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद अगर हम बात करें बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल अगर बात करें तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे तो रहता ही रहता है आइटम्स, कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के एक सेंटर पे भी क्या होता है बाबू, आइटम्स अवेलेबल होता है। इसको होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। उसी तरीके से फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कॉर्नर पे आइटम होता है और एक क्यूब का टोटल कितना फेस बाबू, 6 फेस। कितना होता है 6 फेस। तो सभी फेस के सेंटर पे, मतलब इस फेस के सेंटर ये हो गया, इधर वाला फेस का सेंटर ये हो गया, बॉटम वाला फेस का सेंटर ये हो गया, इधर वाला का फेस का सेंटर ये हो गया, पीछे वाला का सेंटर क्या हो गया, ये हो गया, टॉप वाले जो फेस है उसका सेंटर कौन हो गया, ये हो गया। तो सभी ईच फेस के सेंटर पे भी आइटम्स अवेलेबल है कॉर्नर के अलावा। इसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, जितना भी हम लोग सॉलिड मटेरियल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज करते हैं, ये सभी मटेरियल इसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको एससीपी भी बोला जाता है, यही सबके अंडर कैटेगरी के अंदर क्या करता है, फॉल करता है। और अगर ये सभी डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा बाबू, अलग अलग होगा, उसका परफॉर्मेंस भी क्या होगा बाबू, अलग अलग होगा। तो ये हमें जानना होगा कि जितना भी सॉलिड मटेरियल करते हैं, मेनली सॉलिड मटेरियल हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। मेनली हम लोग कास्ट आयरन यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि नॉन फेरस अगर बात करें तो एल्युमिनियम यूज करते हैं, उसका एलॉय यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। होम अप्लायंसेस में जितना भी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वायरिंग किसका, कॉपर का यूज करते हैं। उसका एल्युमिनियम, एरोप्लेन का अगर बात करें, एरोप्लेन के बॉडी का अगर मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो एल्युमिनियम का यूज करते हैं, उसका एलॉयस का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं बाबू। उसके बाद हम लोग कहीं कहीं निकेल भी यूज करते हैं, जिंक भी यूज करते हैं, टाइटेनियम भी यूज करते हैं ज्यादातर। उसके बाद हम कुछ एलॉय ब्रास और किसका बात करते हैं, ब्रॉन्ज का बात करते हैं। ये सब मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमें मेनली जो फेरस मटेरियल, जो कास्ट आयरन और जो स्टील है, स्टील में डिफरेंट स्टील्स होता है बाबू। तो ये सभी का कौन से मटेरियल, कौन से सॉलिड मटेरियल किस कैटेगरी के अंडर में आएगा, ये सब हमें देखना होगा, क्योंकि ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव, जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वहां भी आता है। साथ साथ अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां पे ये जो एफसीसी, बीसीसी या एससीपी या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछा जाता। उसके बाद ये सभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्या हमें क्या करना है कि कितना एवरी नंबर ऑफ एटम्स होता है ये कैलकुलेट करना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब अलग अलग एटॉमिक रेडियस, फिर डिस्टेंस के बीच में हमें क्या करना होता है बाबू, रिलेशनशिप फाइंड करना। तो बहुत सारी चीज हमें क्या करना, पढ़ाई करना होता है। आने वाले टाइम में इसमें कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स भी है, वो सब हमें क्या करना, देखना होता है। तो ये जो टॉपिक है, आपके जो सीनियर थे उस सीनियर वाले में जो एमईएम सब जो पढ़ते थे वहां पे टॉपिक नहीं था, आपको टॉपिक वापस ले आया, क्योंकि हम उसमें जो आपके सीनियर के पढ़ाते थे तो बोलते थे कि बाबू क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन बिना क्रिस्टल स्ट्रक्चर के मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग पढ़ना केवल व्यर्थ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते रहते हैं बाबू। तो एसबीटी अधिकारी लगते हैं कि मेरे बात सुने, वो फिर से वापस इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इस सब्जेक्ट में ऐड कर दिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप अगर सीनियर का सलाह लीजिएगा, कोई सी का सलाह लीजिएगा, तब पूछिए कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। सेमेस्टर में तो नो डाउट आएंगे ही आएंगे। आज भी बोल दे रहे कि इससे एग्जाम्पल से जितना बात अभी किए, यहां से 2 क्वेश्चन जरूर, 2 से 3 क्वेश्चन 20 में आउट ऑफ 20 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर ऑब्जेक्टिव में आने वाले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करें, वहां भी बहुत ही क्वेश्चन इससे आते रहते हैं बाबू। नेक्स्ट इसी में जो आपको जो एक और पार्ट पढ़ना है, दैट इज बॉन्ड्स। क्या पढ़ना बाबू, क्या पढ़ना आपको, क्या करना, बॉन्ड्स इन सॉलिड। बॉन्ड्स इन सॉलिड, अगर हम बात करें बॉन्ड्स इन सॉलिड का मतलब क्या, आप अप्लाइड केमिस्ट्री में भी क्या किए होंगे बाबू, पढ़े होंगे कि
केमिकल बॉन्डिंग, क्या पढ़ेंगे वो? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। मतलब क्या कि बोलने का मतलब क्या कि जरा समझिए कि कोई बाग बगीचा होता है, तो वहां जो हम लोग बाग बगीचे में कंटेनर से क्या करते हैं, कोई एल्युमिनियम का कंटेनर है, समझना बात को एल्युमिनियम का कंटेनर है, तो उस एल्युमिनियम का जो कंटेनर है उससे हम लोग क्या करते हैं, पटवन करते हैं, पौधे में पानी नहीं देते हैं। मानो कि बहुत ही ठंड का मौसम है, ऐसा है कि मतलब -10 डिग्री -15 डिग्री टेम्परेचर क्या है कि विंटर में चला जा रहा है बाबू। तो उस दौरान रात में हम क्या किए, जिस बोल सकते हैं कि कतली से हम लोग पानी दे रहे प्लांट्स को, वहां पे रात में पानी उसमें छोड़ दे, तो रात में क्या होगा, वाटर क्या करेगा, एक तरीके से क्या करेगा, फ्रीज करेगा, जम जाएगा, और जमने से क्या होता है, नीचे जो पोर्शन होता है कंटेनर का, जार बोलते हैं, जार के नीचे जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो फट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम जो पानी भरे थे, या ये भी हटाओ, ये भी हटा दीजिए, एक और समझिए बात को। आप फ्रिज में देखते होंगे कि गर्मी के सीजन में आप क्या करते हैं कि बोतल में पानी डालकर फ्रिज में रखे ठंडा होने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं बाबू, पानी को पूरी तरीके से बोतल में नहीं भरते, कुछ जगह छोड़ देते। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमको पता है कि वाटर जो है अगर वो लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब क्या, और वो फैलेगा, एक्सपेंड करेगा। ये वाटर का विशेषता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें बॉन्ड्स क्या अलग अलग है, बॉन्ड्स क्या वो अलग अलग है। तो मतलब ये सब जो प्रॉपर्टी जो दिख रहा है, मतलब क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड्स पे देखें, किसका कौन प्रॉपर्टी का क्या स्ट्रेंथ है, कौन मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पे। आप अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़े भी होंगे कि मेनली क्या होता है, 2 तरह के बॉन्ड होता है, प्राइमरी बॉन्ड और क्या होता है बाबू, सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड में अगर हम बात करते हैं मिलने का आयनिक बॉन्ड, और किसका बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का बात करते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड में किसका बात करते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस का बात करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात करते हैं। तो ये सब के बारे में हमें क्या करना है, वो डिटेल में हमें बात करना है कि कितने तरह का बॉन्ड होता है, क्या होता है, ये सब के इंपॉर्टेंस हमें देखना है। चलिए सेकेंड जो आपका यूनिट है, आपका जो सेकेंड यूनिट है डेट इज क्या, वो फेरस मेटल एंड इट्स एलॉयज। फेरस मेटल एंड इट्स एलॉयज। अब समझना बात को, हम पहले बोल दे रहे हैं कि आपको जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जो मटेरियल यूज होने वाला है, मेनली 2 तरीके का। एक ऐसा मटेरियल आप यूज करिए जिसमें कि आयरन का मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे कि कास्ट आयरन का बात करिएगा, स्टील का बात करिएगा, ये सब में आयरन का मात्रा ज्यादा है। और एक आप ऐसे तरीके का मटेरियल आप यूज करोगे जिसमें कि आयरन का मात्रा ना के बराबर, जैसे कि एरोप्लेन का जो बॉडी होता है वो एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। पीतल और तांबा का जो पीतल और कांसा का जो बात करते हैं उसमें एल्युमिनियम आयरन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि हम 2 तरह के मटेरियल यूज करते हैं, एक फेरस और एक किसका बात करते हैं, नॉन फेरस मेटल। उसके बाद कोई भी सिंगल मटेरियल पूरे प्रॉपर्टीज इनबिल्ट नहीं होता है, मतलब पूरे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हमें अगर पूरे प्रॉपर्टीज को अगर देखना है तो हमें कुछ ना कुछ और एलिमेंट, मतलब पैरेंट मेटल में हमें कुछ एक्स्ट्रा क्या डोपिंग करना होता है, तो उसको एलॉयज कहते हैं। तो हमें फेरस मेटल एंड इट्स एलॉयज पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। और इसी के यूनिट नंबर जो 3 होता है दैट इज क्या, नॉन फेरस मेटल एंड इट्स एलॉयज पढ़ना है। तो ये अगर हम बात करें फेरस मेटल इट्स एलॉयज का बात करें तो हमें इसमें फेज डायग्राम पढ़ना होता है। फेज डायग्राम मतलब क्या कि हम लोग जब डोपिंग कर रहे हैं तो कैसे डोपिंग करते हैं, लिक्विड रीजन में ले जाकर हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग, जिससे कि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए, उसको फिर से हम सॉलिड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उससे हम मतलब क्या स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, तो उससे मेरा प्रॉपर्टीज क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। मतलब मेनली क्या कि हमें पढ़ना है क्या बाबू कि मेनली हम लोग को पढ़ना है कि डायग्राम है आयरन कार्बन फेज डायग्राम। क्या पढ़ना हो, आयरन कार्बन फेज डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही हम करें कि ये डायग्राम मतलब कि यहां से आपको 6 मार्क्स एग्जाम में जरूर आएगा, आज ही बोल दे, क्यों, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट आता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता। अब ये आयरन कार्बन फेज डायग्राम में क्या होता है कि मेनली हम क्या बोले कि हम 2 तरह के यूज करेंगे, एक कास्ट आयरन और एक क्या यूज करेंगे वो, स्टील हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्टील। तो कास्ट आयरन और स्टील में क्या, दोनों में आयरन और कार्बन मेनली होता है। आयरन कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट जैसे निकल, क्रोमियम, वेनेडियम सब होता है, लेकिन मेनली क्या होता है, आयरन और क्या होता है बाबू, कार्बन। कार्बन में बहुत ही कम होता है। अगर हम बात करें स्टील का, अगर बात करें तो इसमें अगर हम बात करें 2% तक कम ही कार्बन मौजूद होता है। और कास्ट आयरन में 2 से लेकर कितना बाबू, बोल सकते हैं 2.5 से लेकर 6 तक बहुत ही सफिशिएंट है, 6% तक कार्बन ही होता है। तो मतलब क्या कि हमें क्या कि यहाँ पे कंपोजिशन किसका, आयरन और कार्बन का कंपोजिशन अगर बदल रहे डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो हमें उससे क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें मिलता है। तो ये सभी का जो डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट कंपोजिशन पे जो अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलता है, अलग अलग मटेरियल्स मिलता है, उसको हमें एक डायग्राम के रूप में, जो कि टेम्परेचर वर्सेस कार्बन परसेंटेज के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। जहां पे हम लोग देखते हैं वो कि ऑस्टेनाइट का बात करते हैं, सीमेंटाइट का बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्या कि
आपका इलेक्ट्रोलाइट पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ये सब टोटल हमें क्या करना है, बात करना। परलाइट क्या होता है, ये सब डिटेल में हमें क्या बात करना है बाबू, इतनी पूरे डिटेल में हमें आयरन कार्बन फेज डायग्राम पढ़ना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाबू क्या कि ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट अब देखिए वो क्या बोले कि हमें मेनली क्या पढ़ना बाबू कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील में बहुत तरह का स्टील होता है। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन के तौर पे अलग अलग स्टील होता है। एक होता है स्टेनलेस स्टील जो कि सरिया और या जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, क्या कंपोजिशन, क्या प्रॉपर्टी, हमें डिटेल में बात करना है। उसके बाद जितना पाइप होता है, शाफ्ट होता है, वो शाफ्ट किस लिए यूज करते हैं, मशीनरी को पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। तो क्या कौन सा स्टील होता है, एलुआ स्टील होता है। तो एलुआ स्टील में क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कंपोजिशन है, ये सब हमें क्या करना डिटेल में बात करना है। नेक्स्ट हम बात टूल स्टील, ये जो कटिंग टूल्स होता है, मशीन टूल, जैसे कि आप बात करें मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाया जाएगा। लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, जो घर में देखो ड्रिलिंग मशीन जो ट्विस्ट ड्रिल होती है, जैसे ड्रिल करते हैं दीवार में या कहीं भी, तो जो ट्विस्ट ड्रिल होता है तो मतलब क्या ये सब ड्रिलिंग मशीन, मतलब ये सब कटिंग टूल के अंदर। तो ये सब जो मटेरियल टूल है तो ये ऐसा मटेरियल का बन होना चाहिए जिसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। तो ये सब के लिए स्पेशल एक स्टील आता है बाबू, उसको हम क्या कहते हैं, टूल स्टील। तो इसका क्या कंपोजिशन है, क्या प्रॉपर्टीज है, हमें डिटेल में बात करना है। उसके बाद कार्बन स्टील, मतलब कार्बन में तीन तरह का, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और क्या होता है हाई कार्बन स्टील। ये सब पढ़ना, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ये सब डिटेल में हमें क्या करना, बात करना है बाबू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यही सब चीज देखिए क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि ये क्या है, ओवरब्रिज स्ट्रक्चर पुल का निर्माण है किस स्टील से ही है। उसका देखिए ये क्या फास्टनर इसको बोलते हैं। उसका पूरा कटिंग टूल है। घर में जो बर्तन होता है बाबू ये सब स्टेनलेस स्टील का बात करें, ये देखिए कि जितना मेडिकल इम्प्लांट्स होता है, चूड़ा छापू ये सब यूज करे वो स्टील। गियर भी देखिए क्या स्टील का बना हुआ है बाबू। बेरिंग्स मटेरियल है, उसके पाइपलाइन ये सब क्या वो स्टील का ही बात करते हैं। तो हर एक एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन स्टील चेंज होता है, तो उसमें बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन प्रॉपर्टी भी चेंज करना था। प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन पे। तो अलग अलग कंपोजिशन होता है, तो वो सब हमें डिटेल में आने वाले टाइम में हमें बात करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या नेक्स्ट ये सब है वो। अब उसके बाद स्टील अगर बात कर लिए तो उसके बाद हमें क्या बात करना, कास्ट आयरन। तो देखिए ये किसका बना, कास्ट आयरन। ये क्या है, आयरन है बाबू। पहले के जमाने जो कोयले से हम लोग क्या करते थे, कोयला इसमें डाल के दिख गया तो उसको प्रेस करते थे बाबू। उसके बाद अगर बात करें ये क्या, लेथ मशीन। इसका जो बेड होता है, यही बेड हम बात करें, ये किसका, कास्ट आयरन का बना। क्यों, इसका कंप्रेसर ज्यादा क्यों ज्यादा होता है, ये डिटेल में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे बाबू। उसके बाद घर में जो पैन यूज करते हैं, किसका, कास्ट आयरन का यूज कर रहे हैं। तो ऐसा क्या क्या प्रॉपर्टी है डिटेल में हमें क्या करना, बात करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट नंबर थर्ड, अभी बोले ना कि एक फेरस और एक नॉन फेरस। तो इसमें हम लोग देखें क्या कि मेनली क्या बाबू, यहां जरा समझिए बात को। एक मिनट रुक जाइए। देखिए यूनिट नंबर हम थर्ड का अगर हम बात करें बाबू, तो इस यूनिट नंबर थर्ड में क्या है, यूनिट नंबर थर्ड में अगर हम बात करें तो यहां देखिए मेनली क्या हमें पढ़ना बाबू, हमें मेनली एल्यूमिनियम के बारे में बात करना है, कॉपर के बारे में बात करना है, उसमें क्या करना है, ब्रास ब्रॉन्ज के बारे में बात करना है। और यहाँ देखिए जितना भी फिटिंग्स होता है वो ये सब के बारे में डिटेल में हमें क्या करना है, बात करना है। इसका एलॉयस क्या है, डुराल्यूमिन ये सब क्या होता है, ब्रास ब्रॉन्ज ये सब पित्तल तांबा जो बात करते हैं, ये सब के बारे में डिटेल हमें बात करेंगे किसमें, यूनिट नंबर थर्ड में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में अगर हम बात करें तो इस यूनिट नंबर 4 में यूनिट नंबर 4 में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि परमानेंट करने क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन या लोड का अगर हम बात करें तो किसी न किसी टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद वो क्या करेगा, फेल करेगा ही करेगा। क्या करने वाला, फेल करने वाला है। तो मतलब क्या, फेल्योर होगा। अब वो फेल्योर किसके कारण हो रहा है, वो फटिग फेल्योर हो सकता है, वो क्या ब्रिटलनेस, ब्रिटल फेल्योर हो सकता है, हार्डनेस फेल्योर, कुछ भी हो सकता है बाबू। मतलब क्या, तो हमें फेल्योर हो रहा है तो हम ये चाहेंगे कि मतलब जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कितने टाइम के बाद वो फेल करेगा,
ये हमें पहले मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाके हम प्रोडक्ट हम मार्केट में डिलीवर कर दिए, कस्टमर यूज कर रहा है और उसका टाइम लिमिट अगर नहीं मालूम है, टाइम लाइफ अगर हमें मालूम नहीं है, तो उससे क्या होगा कि कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो मतलब क्या है कि प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले हमें उस प्रोडक्ट का टेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो टेस्टिंग क्या होता है, अलग अलग टेस्टिंग होता है, दो तरीके का टेस्टिंग होता है। एक होता है बाबू आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहलाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की अगर बात करें, मतलब कहने का मतलब है जैसे कि माइल्ड स्टील है, तो यहां देखिए माइल्ड स्टील हमें टेस्टिंग कर रहा है। एक होता है बहुत ही फेमस टेस्टिंग होता है टेंशन टेस्ट, यूनिवर्सल टेस्टिंग यूटीएम बोला जाता है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ये जॉब होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं टेंसाइल फोर्स बढ़ाते रहते हैं धीरे धीरे, तो ग्रेजुअली जब बढ़ाते रहते हैं इसका देखिए पहले क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, अब उसका इसका लेंथ क्या बढ़ रहा है तो क्रॉस एरिया क्या रहा है, घट रहा है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पतला क्रॉस सेक्शन हो रहा है, उसके बाद फ्रैक्चर हो जा रहा है। मतलब क्या है कि इस स्पेसिमेन का जब टेस्टिंग करे टेंसाइल टेस्टिंग, तो लास्ट में क्या हो रहा है कि मटेरियल का फ्रैक्चर कर जा रहा है, मतलब मटेरियल डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है, मतलब इस स्पेसिमेन को आप फिर से आप यूज नहीं कर सकते, तो इसको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। मतलब जिसमें कि मटेरियल का लॉस हो, डिस्ट्रक्शन हो टेस्टिंग के दौरान। अब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अलग अलग टेस्टिंग अगर हम बोल सकते हैं, हार्डनेस टेस्ट होता है, टेंशन टेस्ट होता है, कंप्रेशन टेस्ट, फटिग टेस्टिंग होता है, ये सब अलग अलग टेस्टिंग होता है। हमें डिटेल में क्या करना होता है, बात करना होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक क्या होता है बाबू, एक आपका होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में स्पेसिमेन का टेस्टिंग तो करते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन उसमें नहीं होता, मतलब उसमें कोई मटेरियल का लॉस नहीं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस मेथड होता है डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग, अब इसमें देखिए कि ये मटेरियल है, कोई एक स्पेसिमेन है, यहाँ पे क्रैक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल क्रैक है, हमें इसको पता है कितना क्रैक है, कितना डेप्थ के लिए क्रैक है, तो इसको हम क्या करते हैं, लिक्विड पेनिट्रेंट डाई टेस्टिंग में हम कैसे करते हैं, तो कोई लिक्विड होता है, इसको हम बाद में बात करेंगे, वो लिक्विड इसमें क्या करते हैं, फॉल कराते हैं। उसके बाद लिक्विड जितना, मतलब कि पहले से हम क्या करते हैं, इस लिक्विड को मेजर करते हैं, हाँ इतना लिक्विड है, अब इसमें जितना इस कैविटी में जाएगा, मतलब समझे कि इतना क्या हो आपका ये मटेरियल, मतलब यहाँ पे इतना डेप्थ होल इसमें मौजूद है। तो मतलब इससे हम लोग पता कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो मटेरियल का कोई एक्स्ट्रा आगे चलकर मतलब लॉस नहीं रहा, जो पहले मटेरियल जितना लॉस था उतना ही रह जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब आज के डेट में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बहुत ही फेमस हो गया और हमें अलग अलग तरीके से क्या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या करना, पढ़ाई करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेट इज आपका यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्या है, यूनिट नंबर 5 आपका है क्रोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग। क्रोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग, तो अगर यहां अगर बात करें क्रोजन, क्रोजन क्या होता है, जैसे देखिए एक पाइपलाइन है, यहां से कोई भी ऑयल या कोई भी वाटर क्या करे ट्रांसपोर्ट है, तो दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कपलिंग का यूज करें। तो देखिए कपलिंग लोहे का बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा, जंग लग गया है, ये जंग लग गया मतलब मटेरियल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि इस जंग को रोकना है, हमें जंग को क्या करना है, रोकना है। तो यहाँ पे आप अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बाबू, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग और उसके बाद इलेक्ट्रोपॉलिशिंग, ये सब केस आप पढ़े होंगे। तो ये सब मतलब सरफेस, हमें इस पर किस तरीके से इस क्रोजन को हम क्या कर सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए इस पर क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते हैं या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉलिशिंग करते हैं। तो ये सब मेथड हमें क्या करना है, पढ़ना है बाबू। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, तो देखिए क्या कि आपका देखिए पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले या इलेक्ट्रोपॉलिशिंग करने से पहले एक इसमें जंग लगा, इलेक्ट्रोपॉलिशिंग करने के बाद क्या पूरी तरह से जंग क्या हो गया, हट गया है। तो ये सब हमें क्या करना, क्या होता है, ये सब पूरे सरफेस इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, इस सब डिटेल में हमें क्या करना होता है, बात करना होता है बाबू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए अब बात है कि बोले ना कि डिप्लोमा में बाबू 3rd सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक आपको क्या करना है, आपको मेनली क्या करना है, एक अच्छा सा कॉपी नोट्स बना लो, एक अच्छा मटेरियल क्या करना है, पेशेंस के साथ 3rd से लेकर 6th सेमेस्टर तक एक अच्छा कॉपी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। साथ साथ जब आप एक कॉपी नोट्स बनाओगे, मतलब आप एक अच्छे टीचर के गाइडेंस के अंडर में पढ़ाई करोगे तो एक नोट्स प्रॉपर बन जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या करना है कि आपको एक अच्छे लेवल का बुक भी आपको पढ़ने का आदत डाल लेना चाहिए। मतलब क्या सर कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग कौन कौन सा बुक रेफर कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें बुक रेफरेंस की, अगर हम लोग बात करें तो मेनली क्या कि 3 बुक होता है बाबू, मेनली 3 बुक इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला भी अगर हटा दें तो एक है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि विलियम कैलिस्टर का आता है। ये थोड़ा सा इसमें पूरा अगर मटेरियल साइंस का होता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा सा इसका हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है। तो
अभी आप इसको रख सकते हो, लेकिन इसको प्रेफर करिए, बहुत ही अच्छी बुक है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं डिप्लोमा वाले, क्योंकि मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी ओपी खाना का आता है, बहुत ही अच्छा बुक है, हर बात इसमें लिखा हुआ है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव पॉइंट आता है वहां इसी डाइट को बुक इससे भी आ सकता है। और अगर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी सेमेस्टर ओरिएंटेड पूरी तरह से अगर पढ़ाई करना है तो आप एक और बुक यूज कर सकते हैं, डेट इज किसका बाबू, कि आपका एक आता है टेक इंडिया करके पब्लिकेशन सीरीज का, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा बुक है, ये भी बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसको यूज कर सकते हैं बाबू। तो ये 3 बुक में से कोई भी एक बुक रखो, हम यही कहेंगे कि ओपी खाना आप रखे, बहुत ही अच्छी बुक है। और अगर आपका पीडीएफ अगर अवेलेबल है तो आप विलियम कैस्टर पीडीएफ ग्रुप में रखो, इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ाई क्या करना है, एक अच्छा कॉपी नोट्स होना बहुत ही जरूरी है बाबू, समझ में आ रहा है। एक अच्छे कॉपी नोट्स अगर आपसे बन जाता है और थोड़ा भी अगर बुक आपको पढ़ने का आदत रह गया, और यही चीज आपको हर सब्जेक्ट में क्या करना, कंटिन्यू करना, हर सब्जेक्ट में क्या करना है वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। और आपको पेशेंस रखना कब तक बाबू, 6 सेमेस्टर तक। तो आप ये उम्मीद रखो कि आप एक अच्छे डिप्लोमा भी अच्छे मार्क्स से आप पास करोगे, और ना केवल अच्छे मार्क्स डिप्लोमा सेमेस्टर पास करोगे, साथ साथ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अच्छे लेवल क्रैक कर लोगे। ये कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करना, आपके सीनियर भी यही काम किए, आपके सीनियर भी यही काम किए। लेकिन बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट्स डिप्लोमा करने, लेकिन उसमें से बहुत ही कम बच्चे ही क्या करते हैं, सफल होते हैं, और बहुत सारे बच्चे बीच में ही क्या करते हैं, डेविएट कर जाते हैं। ये केवल ये है बाबू कि आपका सभी का माइंड एक ही है, ऐसा कोई बहुत तेज है या कोई बहुत ही डल स्टूडेंट नहीं होता है। मेन होता है कौन कंटिन्यूटी रख रहा है, कौन पेशेंस रख रहा है, कौन रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। हम लोग तो हजार बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, उसी 1000 बच्चा में कोई बहुत ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल हो जाता है, कोई सेकंड अटेम्प्ट में सफल होता है, कोई आज भी तैयारी कर रहा है। तो ऐसा नहीं, मेनली क्या है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। सो आने वाले टाइम में हम बात करेंगे, और भी डिटेल बात करेंगे क्या अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का। सभी लोग, हम सभी सर, चाहे वो रोशन सर का बात करें, विश्वजीत सर का बात करें, या इवन अगर हम बात करें आदित्य सर का बात करिए, सभी लोग डिटेल में बात करेंगे आने वाले टाइम में। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग यूनिट नंबर 1 क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो आप सभी लोग जय मैकेनिकल ऐप प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड करिए, वहां से आप क्या कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, और हम लोग कोर्स में इनरोल होइए और पढ़ाई को क्या करिए, वो स्टार्ट कर दीजिए। सो तब तक के लिए बाबू टेक केयर, थैंक यू। और लास्ट में हम ये कहेंगे कि जिंदगी में हमेशा क्या ना, खुश रहना बहुत ही जरूरी है। मतलब क्या कि आपको खुश रहना ही पड़ेगा। हमेशा बोले ना कि कोई एक दिन का पढ़ाई नहीं, आपको 6 सेमेस्टर तक पढ़ना है, तो 6 सेमेस्टर पढ़ना, तो बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन स्ट्रगल आएंगे लाइफ में। तो आपको क्या करना होगा कि आपको खुश रहने के लिए कोई ना कोई नजरिया ढूंढना होगा, कोई ना कोई आपको सोर्स माध्यम ढूंढना होगा, जो कि हमेशा आपको क्या करे, जब भी आप मतलब फ्रस्ट्रेशन में जाओ तो आप क्या हो, उस चीज को याद करो जो कि आपको मोटिवेट करे, आपको क्या करे, मोटिवेट करे, और फिर से आप उसी लगन के साथ, उसी एनर्जी के साथ फिर से आप पढ़ाई कर सके। इससे लास्ट में खुश रहना जरूरी है। सो तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए।